स्वागत है आप सभी का AR एक्सप्लेन्ड चैनल पर। कहानी की शुरुआत में हम मोमो अयासे नाम की लड़की को देखते हैं, जिसको उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ ओयो चलो तो शायद मैं अपना मन बदल लूं। ये सुनकर मोमो उसके ऊपर लात मारती है, लेकिन वो उसे रोककर उल्टा उसको लात मारकर गिरा देता है। फिर वो कहता है, ना तो तुम पे पैसा है और ना ही तुम मेरे साथ ओयो चलती हो, इसलिए भाड़ में जाओ तुम। जिसके बाद मोमो अपनी फ्रेंड्स के सामने अपना दुखड़ा रोती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है, हमें तो पहले से पता था वो अच्छा लड़का नहीं है। मोमो कहती है, लेकिन वो केन ताकाकुरा की तरह दिखता था और मुझे केन ताकाकुरा की तरह दिखने वाले लड़के बड़े अच्छे लगते हैं। फिर मोमो कॉरिडोर में घूम रही होती है, तभी वो देखती है कि एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे एक पढ़ाकू लड़के को परेशान कर रहे हैं। तभी वो उस पढ़ाकू लड़के के आगे जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर वो बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। फिर मोमो वहाँ से चली जाती है और दोबारा कॉरिडोर में घूमने लगती है। तभी वो पढ़ाकू लड़का उससे कहता है, आप जैसी लड़की मुझसे कैसे बात कर सकती है? क्या आपको भी एलियन से प्यार है? फिर वो उसे एलियंस पर हो रही डिस्कवरीज के बारे में बताने लगता है, जो सुनकर मोमो इरिटेट हो जाती है और उसे कहती है, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और तुम यहाँ मेरा दिमाग खा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर वो लड़का अंदर से टूट जाता है। मोमो उसे देखकर बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर वो उसे बोलती है, वैसे मैं एलियंस की जगह भूतों पर बिलीव करती हूँ। जो सुनकर वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। मोमो कहती है, मेरी दादी आत्माओं के साथ बात कर सकती है। और क्या वैसे तुमने कभी झाड़ फूक देखा है? वो कितना भयानक होता है, उसमें लोगों का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। वो लड़का कहता है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि भूत एग्जिस्ट करते हैं। मोमो कहती है, ऐसा तो क्या तुमने UFO चला रखा है जो तुम एलियंस पर बिलीव करते हो? वो लड़का कहता है, ये कैसी बेवकूफों वाली बात है, कोई लॉजिक वाली बात तो करो। मोमो कहती है, ठीक है, फिर अगर मैंने तुम्हें भूत दिखा दिया तो तुम मेरे नौकर बनोगे। वो लड़का कहता है, अगर मैंने तुम्हें एलियन दिखा दिया तो तुम मेरी नौकर बनोगी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। वो लड़का मोमो को एक पुराने हॉस्पिटल में भेजता है और मोमो उस लड़के को एक भूत के टनल में भेजती है। वो दोनों आपस में फोन पर बात कर रहे हैं। वो लड़का मोमो को बताता है कि इस हॉस्पिटल को एलियंस का घर बोला जाता है और अगर तुम इस हॉस्पिटल की छत पर जाओगी तो तुम्हें एलियंस उठाकर ले जाएंगे और तुम्हारी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। मोमो उससे पूछती है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? वो लड़का कहता है, क्या पता हुआ भी हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो हमारी सारी मेमोरीज इरेज कर देते हैं। टनल के अंदर जाते वक्त वो मोमो से पूछता है, क्या तुमने कभी गोश्त को देखा है? मोमो कहती है, नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया तो कि मेरी दादी आत्माओं से बात कर सकती है और वो मुझे बाहर जाने से पहले हमेशा गुड लक रिचुअल करने के लिए बोलती थी, जो देखकर बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया जिससे मैं लाइक करती थी, और उस दिन के बाद से मैंने वो रिचुअल और दादी से बात दोनों करना बंद कर दिया। लेकिन अब मेरी दादी से बात हो जाती है। फिर मोमो बताती है कि जब भी कोई मेरी फैमिली का मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सही बताऊं तो मुझे मेरी दादी और उनके काम दोनों से बहुत प्यार है और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने मुझे अकेले पाल पोस कर बड़ा करा है और इसी वजह से मैं भूतों पर बिलीव करती हूँ। तभी उस लड़के को दीवारों पर पैरों के निशान दिखते हैं और जब वो जमीन पर देखता है तो पैरों के निशान उसी की तरफ आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। फिर जब वो दोबारा आगे देखता है तब उसे एक काली दादी अम्मा दिखती है, जो उससे कहती है, मैं तुम्हें अपने गुब्बारे चूसने दूंगी, इसलिए तुम मुझे अपना केला चूसने दो। दादी अम्मा को देखकर वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मोमो उसे कहती है, भागना मत, क्योंकि तुम उस बुढ़िया से इस टनल के अंदर रेस नहीं जीत सकते और अगर तुम रेस हार गए तो तुम्हें उस दादी अम्मा का श्राप लग जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो दादी अम्मा रॉकेट की स्पीड में आकर उसे पकड़ लेती है। मोमो कहती है, लगता है मुझे ही वहाँ जाकर उसे बचाना होगा। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे तीन एलियन खड़े हैं। वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े उतारकर उसे एक चेयर पर बांध रखा है। एलियंस उसे कहते हैं, हम सर्पो प्लैनेट से आए सर्पोयंस हैं और हम बहुत फ्रेंडली लोग हैं। मोमो कहती है, फ्रेंडली लोग लड़की के ऐसे कपड़े उतारकर नहीं बांधते। एलियन उसे बताते हैं कि हमारी स्पीसीज में सिर्फ मेल होते हैं, इसलिए हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, लेकिन हमें इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करूंगा और इंसानों से गुलाबी फूल और केला दोनों ले लूंगा। ये सुनकर मोमो कहती है,
मैंने अपने बॉयफ्रेंड को लेने नहीं दी तो तुम कौन होते हो? मैंने अपनी अमानत कैन ताकाकुरा के लिए बचा कर रखी है। तभी वो एलियंस उसकी हवस जगाने के लिए अपनी साइको पावर्स का यूज करते हैं। वो उसकी ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोमो अपनी स्पिरिचुअल पावर से जैसे तैसे करके उनको रोक रही होती है। लेकिन फिर एलियंस जबरदस्ती पर आ जाते हैं और दिल्ली वाले बन जाते हैं। तभी मोमो का फोन बजता है। एक एलियन फोन को उठाने जाता है, तभी उसमें से एक पैर निकलता है जो सीधा एलियन के मुंह पर पड़ता है। फिर धीरे धीरे करके पूरी बॉडी बाहर आती है। बाहर आते ही वो एलियन के केले को काट लेता है और उसे दीवार पर चिपका देता है। तब हम देखते हैं कि वो बॉडी पढ़ाकू लड़के की है जिसके ऊपर दादी अम्मा का श्राप लगा हुआ है। एलियन कहता है, भैंस की टैट, फोन से निकलने की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और पढ़ाकू लड़के की बॉडी दादी अम्मा पॉजेस कर लेती है। एक एलियन दादी अम्मा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन दादी अम्मा रॉकेट की स्पीड से भागकर उनसे बच जाती है और सीधा उसके केले को अपने दांत से पकड़कर काट देती है। फिर वो दूसरे एलियन की तरफ जाती है, लेकिन दूसरा एलियन उसे अपने अटैक से दीवार पर चिपका देता है। जिसके बाद पढ़ाकू लड़का थोड़ा बहुत होश में आता है। वो एलियन से कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मैं तो बचपन से तुम्हारा वेट कर रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं एलियंस के साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तुम मेरे बुलाने के बावजूद भी नहीं आए। मेरी क्लास के बच्चे मुझे बुली करते थे, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन एक दिन मिस अयासे ने आकर मेरी मदद करी। इसलिए अगर तुमने उन्हें हाथ भी लगाया तो मैं उन्हें बचाने के लिए एक मॉन्स्टर भी बन जाऊंगा। वो एलियन उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है, जिसके बाद पढ़ाकू लड़का कहता है, लगता है मेरे बस की बात नहीं है। फिर वो एलियन दोबारा मोमो के ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मोमो को अपनी दादी की बताई हुई बातें याद आने लगती है कि पहले स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने लोअर एप्स को स्ट्रेंथन करो और फिर उसे अपने सर से बाहर निकालो। तभी मोमो एकदम से साइकिक पावर्स यूज करके उनकी कैद से आजाद हो जाती है। ये देखकर वो एलियन कहता है, कहीं मैंने इसके ब्रेन वेव्स के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करके इस लड़की की साइकिक पावर्स तो ओपन नहीं कर दी। फिर मोमो उस एलियन के ऊपर लात मारती है और उसे यूएफओ से ही बाहर फेंक देती है। ये लोग तब से यूएफओ के अंदर थे। यूएफओ टूटता हुआ देखकर मोना पढ़ाकू लड़के से यहाँ से निकलने के लिए बोलती है, लेकिन पढ़ाकू लड़का होश में नहीं होता और उसके ऊपर अटैक कर देता है। मोना अपनी पावर से दादी अम्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन उसका श्राप नहीं निकलता। दादी अम्मा उससे बोलती है, मैंने इस लड़के के केले को पोजेस कर रखा है। जब तक मेरे पास इसका केला है तब तक इसका कर्ज नहीं हट सकता, और अगर तुम्हें इसका केला चाहिए तो टनल में लेने आ जाना, तुम्हें वहां देखूंगी, बेशरम लड़की। जिसके बाद यूएफओ हॉस्पिटल से टकराकर रोड पर गिर जाता है। वो दोनों उसके गेट से बाहर निकलते हैं। मोमो कहती है, अब मैं एलियंस पर बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने किडनैप करा था। पढ़ाकू लड़का कहता है, मैं भी ये भूतों पर बिलीव करता हूँ क्योंकि मुझे तो श्राप लग रखा है। मोना अपनी पावर से उसके कर्ज को रोक रही होती है। पढ़ाकू लड़का कहता है, मैं जा रहा हूँ उस दादी अम्मा से अपना श्राप हटवाने। वो मोना को अपने कपड़े देकर पहनने के लिए बोलता है। फिर वो कहता है, ये सारी मेरी गलती है और मैंने आपको भी इसमें फंसा दिया। आप अपने घर जाइए, मैं किसी तरह अकेले जाकर दादी अम्मा से अपना श्राप हटवा लूंगा। मोना कहती है, बकवास मत कर, अगर मैं नहीं होती तो तुम अब तक मर चुके होते, इसलिए चुपचाप मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। फिर वो उसे उसके कपड़े वापस देकर उन्हें पहनने के लिए बोलती है। पढ़ाकू लड़का कहता है, इन्हें आप ही पहनिए, अगर आप इन्हें नहीं पहनेंगी तो मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर मोना के दिल में कुछ कुछ होने लगता है, क्योंकि ये सेम लाइन कैन ताकाकुरा ने भी बोली थी। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके पढ़ाकू लड़के से उसका नाम पूछती है। वो उसे बोलता है, मेरा नाम कैन ताकाकुरा है। जो सुनकर मोना गार्डन हो जाती है। मोमो उसे कहती है, मैं नहीं मानती तुम्हारा नाम कैन ताकाकुरा है। कैन कहता है, मानो ना मानो यही मेरा नाम है। मोमो अपने कान बंद करके कहती है, मैं ये नहीं सुन सकती। जिसके बाद कैन के ऊपर कर्ज हावी होने लगता है और फिर वो मोमो से कहता है, मुझे अपना केला चूसने दो। मोमो उसे देखकर अपनी साइकिक पावर से दीवार पर फेंक देती है। कैन कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मोमो कहती है, एक रूल बनाते हैं कि तुम अपना नाम कभी नहीं बोलोगे। कैन उसकी बात मान लेता है। मोमो उससे कहती है, क्योंकि तुम्हें ओकल्ट पसंद है इसलिए तुम्हारा नाम ओकारुन रखते हैं, और अगर तुमने कभी भी अपना रियल नाम लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ओकारुन कहता है, मेरे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। मोमो उसे अपने घर ले जाती है और कहती है, मेरी दादी से जरा बच के रहना, क्योंकि मेरे पिछले बॉयफ्रेंड को वो जान से मारने वाली थी। फिर जैसे ही ओकारुन अंदर जा रहा होता है वैसे ही उसकी पूरी
पूरी बॉडी में आग लग जाती है। मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे उठाकर पानी में फेंक देती है और फिर वो देखती है कि गेट पर बैरियर लग रखा है। मोमो उस बैरियर को हटा देती है और दोबारा उसे अंदर आने को कहती है। इस बार ओकारुन सतर्क होकर अंदर आता है। मोमो घर के अंदर जाकर देखती है कि उसकी दादी अभी घर पर नहीं है। मोमो ओकारुन से कहती है, दरवाजा बंद करो, मुझे कपड़े बदलने हैं। ओकारुन दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में उसका कर्स एक्टिवेट हो जाता है। मोमो उसे दीवार पर चिपका देती है और कपड़े बदलने के बाद उसे भी कपड़े पहनने को देती है। मोमो उससे पूछती है, तुम्हारा केला तो गायब हो गया होगा ना? ओकारुन कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? मोमो उससे कहती है, मुझे अपना केला दिखाओ, क्योंकि दादी अम्मा तो कह रही थी तुम्हारा केला उनके पास है। ओकारुन अपना केला देखकर बोलता है, ये तो गायब हो चुका है। मोमो कहती है, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। ओकारुन कहता है, क्या तुम पागल हो? मुझे ये बताओ कि हम क्या करें। मोमो कहती है, मुझे क्या पता, मेरी वजह से तुम्हारा केला थोड़ी गायब हुआ है। ओकारुन कहता है, तुम ही ने मुझे चैलेंज किया था। मोमो कहती है, पहले तुमने मुझसे बहस शुरू करी थी। ओकारुन कहता है, मैंने ये इसीलिए करा क्योंकि मुझे एक दोस्त चाहिए था, लेकिन मेरी वजह से आप भी इस मुसीबत में पड़ गई। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आप दोबारा से मुझे इग्नोर कर सकती हैं। मोमो कहती है, तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम अपने दिमाग में खुद ही ख्याली पुलाव बनाते हो और उसी को सच मानकर बैठ जाते हो। तुम्हारे दोस्त इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम खुद उन्हें दूर कर देते हो। तभी डोरबेल बजती है। ओकारुन कहता है, लगता है तुम्हारी दादी आ गई। मोमो कहती है, मैंने ये वाली डोरबेल कभी नहीं सुनी। ओकारुन पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? मोमो बताती है, हमारे घर में 2 डोरबेल है, एक इंसानों के लिए और दूसरी इविल स्पिरिट्स के लिए। तभी वो देखती है कि वो बैरियर दोबारा लगाना भूल गई। वो बैरियर उठाकर कहती है, मुझे ये दोबारा लगाना होगा, फिर ये इविल स्पिरिट जलकर खत्म हो जाएगी। ओकारुन कहता है, ऐसे तो मैं भी जल जाऊंगा। मोमो कहती है, पहले तुम्हें मैं इस प्लॉट से बाहर भेज दूंगी। वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि ये पूरा प्लॉट दीवारों से कवर हो चुका है और अब वो बाहर नहीं जा सकते। मोमो देखती है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है और ओकारुन का तो उससे भी बुरा हाल है। मोमो देखती है उनके प्लॉट के चारों तरफ ब्लैक फॉग फैल रखा है। फिर वो देखती है एक इविल स्पिरिट हवा में उल्टी लटक रखी है जो कि उनके ऊपर एक पंच मारती है, लेकिन वो दोनों उससे बच जाते हैं और खड़े होकर वहां से भागते हैं। मोमो ओकारुन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास एक और केला है जो ये इविल स्पिरिट लेने आई है? ओकारुन कहता है, बिल्कुल नहीं, ये एक एलियन है। इस टाइप का एलियन पहले अमेरिका और फिर जापान में देखा गया था। मोमो कहती है, हमें जल्दी कुछ न कुछ करना होगा वरना ये पॉइजन फॉग हमको मार देगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे कर्ज को रोक रही हूँ तब तक मैं अपनी साइकिक पावर का यूज लड़ने में नहीं कर सकती। तभी ओकारुन का कर्ज एक्टिवेट होने लगता है और वो दोनों भागकर एक कमरे में जाते हैं जहाँ मोमो उसके कर्ज को रोकती है। ओकारुन कहता है, मैं इस एलियन से लड़ूंगा, बस आप मेरे कर्ज को रिलीज करके मुझे होश में रखना। मोमो कहती है, मुझे नहीं पता ये कैसे करते हैं। ओकारुन कहता है, एक बार ट्राई तो करो। मोमो कोशिश करती है ओकारुन के कर्ज को रिलीज करके उसे होश में रखने की, लेकिन तभी वो एलियन उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब तक मोमो अपना काम कर देती है और ओकारुन में दादी अम्मा की पावर्स आ जाती हैं, जिसके बाद ओकारुन एलियन से लड़ने चला जाता है। वो एलियन उसको दोनों हाथों से मच्छर की तरह मसलने वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ की 5 उंगली कट चुकी हैं। ओकारुन कहता है, मेरी बॉडी अपने आप रिफ्लेक्सेस पर मूव कर रही है, लेकिन तभी ओकारुन के मुंह से खून निकलने लगता है। जैसे ही एलियन उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे अपनी तरफ खींच लेती है। ओकारुन उसे बताता है, मेरी बॉडी दादी अम्मा की पावर्स को नहीं झेल पा रही। मोमो एलियन को देखकर कहती है, अगर ये एक सोमो रेसलर है तो हम इसके हाथ जमीन पर टच कराकर इसे हरा सकते हैं। ओकारुन कहता है, आप तो एक जीनियस हैं, एक काम करो, मुझे दोबारा से दादी अम्मा की पावर्स दो। मोमो कहती है, इस बार तुम उसके पैर पर हमला करना, बाकी मैं अपनी साइकिक पावर से देख लूंगी। एलियन उनके ऊपर अटैक करता है। मोमो ओकारुन को अपनी साइकिक पावर से बहुत तेजी से फेंकती है, जिससे वो एलियन का पैर तोड़ देता है और वो एलियन का हाथ जमीन पर टच हो जाता है। मोमो को लगता है वो जीत गए, लेकिन वो एलियन 2 पैर और निकालकर बैलेंस बना लेता है और मोमो को उठाकर गेट पर फेंक देता है और उसके नीचे गिरने से पहले एक पंच मारता है। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन का कर्स एक्टिवेट होने लगता है, लेकिन मोमो होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है, इस धोखेबाज एलियन को तो मैं ही हराऊंगी। तभी वो एलियन उसमें एक और पंच मारता है और फिर नॉन स्टॉप पंचेस मारने लगता है। ओकारुन कहता है, प्लीज आप मेरा कर्स रिलीज कर दो, ऐसे तो आप मर जाएंगी। मोमो कहती है, बस इतना बाहर काफी है, अब मैं गेट के बाहर आ चुकी हूँ। वो पहले ओकारुन को अपनी तरफ खींचती है और फिर बैरियर को उठाकर गेट पर लगा देती है, जिससे वो एलियन चलकर खत्म हो जाता है। जिसके बाद मोमो देखती है कि उनका प्लॉट एकदम सही सलामत है। वो चैन की सांस ले ही रही होती है कि तभी ओकारुन का कर्स एक्टिवेट होने लगता है। फिर वो दोबारा उसे रोकती है, लेकिन इतनी देर लड़ने के बाद वो थकान की वजह से बेहोश हो जाती है। मोमो के बेहोश होते ही ओकारुन का कर्स धीरे धीरे करके उसके ऊपर काबू कर लेता है। हम एक सेंटा डोडोरिया नाम की औरत को देखते हैं।
जो कि एक शो में शोमा नाम के लड़के से कुछ सवाल पूछती है। सेंटा पूछती है तुम्हारी उम्र 27 साल है? शोमा कहता है नहीं, मैं तो 20 साल का हूँ। सेंटा पूछती है तुम्हारे बीवी बच्चे हैं? शोमा कहता है नहीं, मैं तो अकेला रहता हूँ। सेंटा पूछती है तुम्हें कढ़ी पसंद है? शोमा कहता है नहीं, मुझे तो रामेन पसंद है। शो खत्म होने के बाद दो वर्कर आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं सेंटा डोडोरिया के पास साइकिक पावर्स है भी या नहीं, क्योंकि ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि इस लड़के के बीवी बच्चे नहीं होंगे। जिसके बाद हम टर्बो ग्रैनी के कर्ज को देखते हैं, जो कि ओकारुन के ऊपर काबू कर चुकी है। वो मोमो के पास जाकर उसकी एक टांग उठा देती है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है, जिससे वो पानी में जाकर गिर जाती है। और ये अटैक सेंटा करती है और कहती है मुझे लगा था मेरी पोती फिर से कोई निकम्मा लेकर आई होगी, लेकिन ये तो इंसान ही नहीं है। तभी टर्बो ग्रैनी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो खुद ही जल जाती है। सेंटा कहती है तुम तो बहुत फास्ट हो, लेकिन मुझे पहले से पता था कि तुम मेरे पीछे आकर मुझ पर हमला करोगी, और अब तुम मेरे ट्रैप सर्कल में फंस चुकी हो। जैसे ही टर्बो ग्रैनी उस सर्कल से बाहर जाने की कोशिश करती है, वैसे ही वो जलने लग जाती है। सेंटा उसे बताती है अगर तुम वो लाइन क्रॉस करोगी तो तुम मर जाओगी, क्योंकि ये एक बैरियर है। जब ये वार्डिंग नेल सर्कल के अंदर डाली जाती है तो सर्कल के अंदर का एरिया एक बैरियर बन जाता है, और अगर इसे सर्कल के बाहर डाला जाता है तो सर्कल के बाहर का एरिया बैरियर बन जाता है। सेंटा उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। टर्बो ग्रैनी उससे कहती है मैं तुम्हें खा जाऊंगी, और ये मत सोचना कि तुमने मुझे यहाँ हमेशा के लिए कैद कर लिया है। सेंटा कहती है मुझे तुमको कैद थोड़ी ना करना है, मैं तो तुमको मारना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो टर्बो ग्रैनी को अपने डंडे से पेलने लगती है और उसके आगे एक और सर्कल बना देती है, और फिर दोबारा टर्बो ग्रैनी के ऊपर अटैक करती है। टर्बो ग्रैनी उसे रोककर कहती है अगर तुम मुझे जलाओगी तो ये लड़का भी मारा जाएगा, जिसे मैंने श्राप दे रखा है। सेंटा कहती है जो भी मेरी पोती को नुकसान पहुंचाएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। ये कहने के बाद वो अंदर की सर्कल की लाइन मिटा देती है, जिससे कि अब वार्डिंग नेल सर्कल के अंदर आ चुका है, और अब वो सर्कल एक बैरियर बन चुका है, जिससे कि टर्बो ग्रैनी जल जाती है। तभी मोमो नींद से उठती है। वो नीचे आकर अपनी दादी से कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सेंटा उससे पूछती है तुम स्पिरिचुअल हॉटस्पॉट पर क्यों गई थी? मोमो बताती है मैं नहीं, मेरा दोस्त गया था, क्योंकि हमारे बीच में बहस हो गई थी। वैसे ये बताओ क्या आपने किसी चश्मिश लड़के को देखा है? क्योंकि अगर मैं उसके आसपास नहीं रही तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सेंटा कहती है अगर तुम इविल स्पिरिट की बात कर रही हो तो उसे तो मैंने मार दिया, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो भूतों पर बिलीव ही नहीं है, और तुम्ही ने तो कहा था कि मैं तो एक फर्जी स्पिरिट मीडियम हूँ। मोमो अपनी दादी से ये कहने के लिए माफी मांगती है और उससे पूछती है सच सच बताइए आपने उस इविल स्पिरिट के साथ क्या किया? सेंटा कहती है मेन श्राइन में जाकर देख लो। मोमो जाते हुए कहती है अगर ओकारुन को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मोमो भागते हुए जाती है और मन में कहती है ओकारुन एक एलियन ऑब्सेस्ड लड़का था जिसे बस दोस्त चाहिए थे। ये सारी मेरी गलती है, मैंने उसे वहां जाने के लिए फोर्स करा, मुझे माफ करना ओकारुन। मोमो जैसे ही मेन श्राइन का गेट खोलती है वो देखती है कि ओकारुन तो वहां बैठकर खाना खा रहा है। ओकारुन उसे देखकर कहता है मिस अयासे आप ठीक हो? मुझे तो लगा था मैंने आपका मर्डर कर दिया। तभी मोमो एकदम से गेट बंद कर देती है और चैन की सांस लेती है। तभी उसकी दादी उससे कहती है तुम कब से मॉन्स्टर्स के साथ दोस्ती करने लग गई? और वैसे जब तक ये बैटरी मेन श्राइन के अंदर है तब तक इसका कर्स एक्टिवेट नहीं हो सकता। मोमो अपनी दादी से पूछती है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपने उसे मार दिया? सेंटा कहती है ऐसे ही मजे में। और वैसे क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? मोमो कहती है बिल्कुल नहीं, वो तो टर्बो ग्रैनी ने इसका केला ले लिया और मुझे बोला जब तक इसका केला मेरे पास है तब तक मेरा श्राप नहीं हट सकता। ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। सेंटा कहती है इसका मतलब तुम्हें सच में ये लड़का पसंद है। मोमो कहती है ये मैंने कब कहा, खैर छोड़ो। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अब साइकिक पावर्स यूज कर सकती हूँ। मैं एक ऐसी जगह पर गई थी जहाँ यूएफओ आते हैं, वहाँ बहुत कुछ हुआ जिसके बाद से मैं साइकिक पावर्स यूज कर सकती हूँ। सेंटा कहती है यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं होती। मोमो कहती है मुझे भी कल तक ऐसा ही लगता था।
खैर मेन बात ये है कि मेरे पास सच में साइकिक पावर्स हैं और अगर मैं ओकारुन का कर्स नहीं रोकूंगी तो वो वापस जंगली हो जाएगा। सेंटा कहती है तुम लोग टर्बो ग्रैनी के चक्कर में गलत फंस गए। पास्ट में इस टर्बो ग्रैनी को 100 किलो ग्रैनी कहा जाता था। ये एक मॉडर्न योकाई मॉन्स्टर है जिसने पूरी कंट्री में तबाही मचा रखी है और मुझे सुनने में आया था कि एक ऐसी चीज कुछ टाइम से एक टनल के अंदर रह रही है, इसलिए मैं वहां खुद चेक करने गई थी, लेकिन मैं टनल के पास भी नहीं जा सकी क्योंकि अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर आ रही थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट है। ये एक ऐसी स्पिरिट्स होती हैं जो कि एक खास जगह पर रहती हैं, एक ऐसी जगह जिसके साथ इनकी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है और ये स्पिरिट्स अपनी जगह पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। कोई भी स्पिरिट मीडियम इन लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स को टक्कर नहीं दे सकता। और उस टनल के अंदर एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट थी जो कि टर्बो ग्रैनी के साथ फ्यूज हो चुकी है, इसलिए उसके साथ भूल कर भी फाइट मत करना। मैं अपनी प्यारी पोती को खोना नहीं चाहती। वैसे भी तुम इस चीज में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, इसलिए उस लड़के के बारे में भूल जाओ और अपनी डेली लाइफ पर ध्यान दो। मोमो कहती है मैं केन ताकाकुरा से प्यार करती हूँ और वो ऐसे टाइम पर पक्का दूसरों की हेल्प करते, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। सेंटा कहती है क्या तुमने केन कहा? मुझे पता था तुम इस लड़के से प्यार करती हो। मोमो कहती है आप गलत समझ रहे हो, मैं इस लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केन ताकाकुरा की बात कर रही हूँ जो कि एक एक्टर है। सेंटा कहती है अगर तुम इसकी हेल्प करने की सोच ही रही हो तो एक काम करो, टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड पर बहुत घमंड है, इसलिए तुम उसे 2-3 ताने मारकर चैलेंज करो। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स की टेरिटरी पूरी शोनो सिटी में है, इसलिए तुम्हें टर्बो ग्रैनी को ललचा के सिटी से बाहर लाना होगा और ध्यान रखना कि कहीं वो तुम्हें पकड़ ना ले। और अगर तुम उसे एक बार उसकी टेरिटरी से बाहर ले आए तो वो कमजोर हो जाएगी और फिर तुम लोग उसे हरा पाओगे। मोमो कहती है मेरी इन कमजोर टांगों को देखो, मुझे टर्बो ग्रैनी चुटकियों में पकड़ लेगी, इससे बढ़िया आप एक ऐसा बैरियर टनल के बाहर लगा दो। सेंटा कहती है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरा बैरियर स्पेल सिर्फ उस गॉड की पावर को बोरो कर सकता है जो कि इस कैमिगो सिटी में रहते हैं। कैमिगो सिटी के बाहर मैं इस पावर को यूज नहीं कर सकती। मोमो पूछती है इसका मतलब हमारी भी खुद की टेरिटरी होती है? सेंटा उसे बताती है हर लैंड के अपने अपने गॉड होते हैं और एक यही तरीका है टर्बो ग्रैनी को हराने का, इसलिए अभी से अपनी फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो जिससे कि तुम टर्बो ग्रैनी से तेज भाग सको। मोमो कहती है मैं कितनी भी ट्रेनिंग कर लूं लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। सेंटा कहती है मैं तुम्हारी बात थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो इसकी बात कर रही हूँ। ओकारुन कहता है आखिरकार आप लोगों ने मुझे भी बातचीत में लेने लायक समझा। मोमो कहती है सॉरी मैं भूल गई थी, लेकिन तुम्हारे पास भी इतना स्टेमिना कहाँ है और ऊपर से मुझे तुम्हारे कर्ज को भी रोकना पड़ेगा। सेंटा कहती है तो फिर एक काम करते हैं, तुम ओकारुन के कंधे पर बैठ जाना। ओकारुन कहता है मैं अभी सिर्फ 2 बार ही कर्स्ट मोड की पावर यूज कर सकता हूँ। सेंटा कहती है तो फिर ट्रेनिंग करो जिससे तुम हमेशा के लिए कर्स्ट मोड की पावर्स यूज कर सको। और मोमो तुम भी अपनी साइकिक पावर्स को बढ़ाओ, कल से तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट है। और बैटरी तुम अपनी फिजिकल ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट करो। ओकारुन मोमो से कहता है मिस अयासे मुझे माफ करना क्योंकि मैं आपको उस एलियन से नहीं बचा पाया, उल्टा आपने उस एलियन को हराकर मुझे बचाया। लेकिन अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करके आपको बचाऊंगा, इसलिए प्लीज आप मुझसे निराश मत होना और मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। मोमो कहती है मैं तुमसे निराश नहीं हूँ और तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जब तुम उस एलियन से लड़ रहे थे तो काफी कूल लग रहे थे, लेकिन अगली बार भी तुम्हें मैं ही बचाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज में ये साबित हो जाता है कि शोमा की एज 20 नहीं बल्कि 27 साल है और उसके बीवी बच्चे भी हैं। सेंटा न्यूज देखकर बोलती है इसका फेवरेट फूड रामिन नहीं बल्कि कड़ी है, इसको भी सही करो। अगले दिन मोमो अपनी दादी से कहती है ओकारुन को जोरों से टॉयलेट लगी है, लेकिन दिक्कत की बात यह है अगर मैं ओकारुन को नहीं देख पाऊंगी तो मेरा स्पेल टूट जाएगा, इसलिए मुझे ओकारुन को बाथरूम यूज करते हुए देखना होगा। सेंटा कहती है तो क्या हुआ देख लो। मोमो कहती है लेकिन मैं देखना नहीं चाहती। ओकारुन कहता है मेरी तरफ देखो मेरा कर्स एक्टिवेट हो रहा है। मोमो अपनी दादी से पूछती है क्या आपके पास कोई आइडिया है? सेंटा कहती है नहीं, वैसे तुम ये बताओ कि तुम इसके कर्स को कैसे रोक रही हो। मोमो बताती है मैं ओकारुन का ऑरा देख सकती हूँ और जब मैं उस ऑरा को अपने हाथों से दबाती हूँ तो वो छोटा हो जाता है जिससे कर्स गायब हो जाता है। हर चीज का अपना अपना ऑरा होता है और वो अलग अलग रंग का होता है। मैं उसे इन पेड़ और पत्थरों में भी देख सकती हूँ। मैं उस ऑरा को पकड़कर अपने हिसाब से मूव कर सकती हूँ। सेंटा कहती है बस इतना ही? मुझे तो लगा था साइकिक पावर्स की और भी खूबियां होती हैं, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है ये काफी लिमिटेड है। मोमो कहती है जब ये पावर नई नई अवेकन हुई थी तब ये ज्यादा अमेजिंग थी। उस टाइम मैं जो भी सोच रही थी वो रियलिटी बन रही थी। ऐसा लग
रहा था कि मैं इनविंसिबल हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ ऑरा को ही पकड़ सकती हूँ। सेंटा कहती है एक बार तुम अपनी आंखें बंद करो। मोमो कहती है अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा स्पेल टूट जाएगा। सेंटा कहती है दिक्कत ये है कि तुम अपनी आंखों पर डिपेंडेंट हो, तुम्हें अपनी सभी सेंसेस का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऑरा को पकड़ पा रही हो इसका मतलब ऑरा को तुम टच करके फील कर सकती हो। इसलिए अपनी आंखें बंद करो और उस ऑरा को अपनी स्किन से फील करो और धीरे धीरे उसे अपने चारों तरफ महसूस करो। मोमो उस रेड ऑरा को छूकर बोलती है ये काफी ठंडा है। फिर वो अपनी दादी से पूछती है मैं कैसा कर रही हूँ। सेंटा कहती है बढ़िया, वो दोबारा ट्रांसफॉर्म हो गया। मोमो अपनी आंखें खोलकर ओकारुन को ठीक कर देती है। ओकारुन कहता है अब मैं और नहीं रुक सकता, जिसके बाद वो उसे बाथरूम यूज करने देते हैं, लेकिन मोमो दरवाजा खोलकर उसे देख रही होती है। सेंटा मोमो से कहती है तुमने कहा था जब तुम्हारी पावर्स नई नई खुली थी तो तुम इनविंसिबल हो गई थी, इसका मतलब वो ही तुम्हारी ओरिजिनल पावर्स हैं, लेकिन किसी वजह से वो पावर सील हो गई हैं और तुम्हें धीरे धीरे ट्रेनिंग करके उसे वापस आजाद करना होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। फिर जैसे ही मोमो बाथरूम के अंदर देखती है उसे वहाँ टर्बो ग्रैनी का कर्स दिखता है। मोमो अपनी दादी से हेल्प करने के लिए बोलती है, लेकिन उसकी दादी के नाक और कान से खून निकल रहा होता है। मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है तुमने मेरी दादी के साथ क्या किया। टर्बो ग्रैनी कहती है मैं उससे पूछ रही हूँ कि क्या उसे हार्ट अटैक से मरना है या फिर स्ट्रोक से। फिर टर्बो ग्रैनी कहती है मेरा कर्स इस लड़के के जरिए फैल सकता है, जो भी इंसान ये लड़का देखता है मैं उसे कर्स करके मार सकती हूँ, इसलिए मुझे हल्के में मत लेना और आज ही टनल में आना, वरना मैं इस लड़के का यूज करके इसके आसपास के सभी लोगों को जान से मार दूंगी। समझ में आया। ये कहकर दरवाजा बंद हो जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मोमो दरवाजा खोलकर देखती है तो ओकारुन के नाक से खून निकल रहा होता है। सेंटा देखती है कि प्रोटेक्टिव बैरियर के साथ छेड़छाड़ हुई है। सेंटा उन दोनों को टनल में जाने से पहले ऐसे कपड़े पहनाती हैं जो कि उन्हें इविल स्पिरिट से बचाएंगे। सेंटा उन्हें कहती है दोनों के दोनों चौकन्ने रहना, वरना दोनों ही मारे जाओगे। मोमो कहती है चिंता मत करो, हम दोनों ने मिलकर एलियंस को हराया है। सेंटा कहती है एलियंस जैसी कोई चीज नहीं होती। जिसके बाद मोमो और ओकारुन जाने लगते हैं। तभी सेंटा मोमो के गले लग जाती है और उससे कहती है प्लीज मरना मत। जिसके बाद वो दोनों साइकिल में बैठकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दोनों साइकिल छोड़कर ट्रेन से जाने लगते हैं। ओकारुन उससे पूछता है हम लोग ट्रेन से क्यों जा रहे हैं। मोमो बताती है क्योंकि साइकिल से पहुंचने में टाइम लगता और तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारा स्टेमिना वहां पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। फिर मोमो कहती है तुम मेरे से बचोगी नहीं टर्बो ग्रैनी। ओकारुन कहता है मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मोमो कहती है उस बुढ़िया की आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे सबसे करीबी इंसान को चोट पहुंचाने की। मैं उस टर्बो ग्रैनी का मार मार के मोर बना दूंगी। मोमो और ओकारुन टनल के बाहर पहुंच जाते हैं। मोमो ओकारुन को पहले अंदर जाने के लिए कहती है। ओकारुन कहता है मैं लेडीज फर्स्ट में बिलीव करता हूँ। फिर वो दोनों एक साथ अंदर जाते हैं। मोमो उससे पूछती है अगर टर्बो ग्रैनी हमारे सामने आ गई तो हम क्या करेंगे। ओकारुन कहता है हम उसे लालच देकर शोनो सिटी से बाहर ले जाएंगे, जिससे वो लोकेशन बाउंड स्पिरिट से अलग हो जाए। इस तरह से वो कमजोर हो जाएगी और हम उसे हरा देंगे। तभी वो देखते हैं उनके आगे पीछे से टर्बो ग्रैनी आ रही है। मोमो बेसबॉल बैट से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन टर्बो ग्रैनी अपनी आंखों से उन बेसबॉल बैट्स को चबा देती है। फिर मोमो ओकारुन की कर्स पावर अनलीश कर देती है, लेकिन कुछ ही देर में ओकारुन की कर्स पावर गायब हो जाती है। मोमो देखती है कि उसे टर्बो ग्रैनी का कर्स नहीं दिख रहा। टर्बो ग्रैनी उसे बताती है मैंने इस लड़के का केला वापस कर दिया है, जिससे अब तुम मेरे कर्स की पावर यूज नहीं कर पाओगे। टर्बो ग्रैनी उन्हें चबाने ही वाली होती है। तभी मोमो को अपनी दादी की बातें याद आती हैं। मोमो टर्बो ग्रैनी को रेस करने के लिए चैलेंज करती है। ये सुनकर टर्बो ग्रैनी अपने असली रूप में आ जाती है। टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे चैलेंज मंजूर है, अब मुझे रूल्स और फिनिश लाइन बताओ। मोमो कहती है अगर तुमने हमें पकड़ लिया तो तुम जीती, इसलिए अब 10 मिनट तक गिनती करो, तब तक हम भागेंगे। और अगर तुम्हें ये रूल्स मंजूर नहीं है तो लेजेंड ऑफ टर्बो ग्रैनी का मजाक बन जाएगा। टर्बो ग्रैनी कहती है ठीक है, लेकिन कोई रूल मत तोड़ना। जिसके बाद मोमो और ओकारुन दोनों वहां से भागते हैं। टर्बो ग्रैनी 10 मिनट को 10 सेकंड बना देती है और मोमो को पकड़ लेती है। टर्बो ग्रैनी ओकारुन से कहती है इसके 10 मिनट पूरे हुए,
अब तुम्हारी बारी। ओकारुन कहता है तुम गलत तरह से काउंटिंग कर रही हो, ये तो चीटिंग है। टर्बो ग्रैनी कहती है उस लड़की ने ये नहीं बताया कि किस तरह से काउंटिंग करनी है। तभी ओकारुन का भी टाइम खत्म हो जाता है और टर्बो ग्रैनी उसे भी पकड़ने वाली होती है, लेकिन तभी ओकारुन टर्बो ग्रैनी के संतरों को काट देता है। टर्बो ग्रैनी बौखला जाती है। वो ओकारुन को दोबारा से पोजेस कर लेती है और उसके इविल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करने वाले कपड़ों को फाड़ देती है। लेकिन तभी मोमो टर्बो ग्रैनी के ऑरा को सेंस ऑफ टच से फील करके पकड़ लेती है, जिससे टर्बो ग्रैनी की हालत खराब हो जाती है। टर्बो ग्रैनी उछलकर मोमो के ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन तब तक मोमो उसके ऑरा को कंप्रेस कर देती है, जिससे ओकारुन नॉर्मल हो जाता है। टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे इस लड़के से बाहर निकालो। तभी वहाँ लोकेशन बाउंड स्पिरिट आ जाती है और उनसे कहती है टर्बो ग्रैनी को वापस करो। टर्बो ग्रैनी लोकेशन बाउंड स्पिरिट से कहती है इन दोनों को मार डालो, जिसके बाद मोमो और ओकारुन टनल से भागते भागते बाहर आ जाते हैं और लोकेशन बाउंड स्पिरिट उनका पीछा कर रही होती है। ओकारुन कहता है ये लोकेशन बाउंड स्पिरिट एक क्रैब क्यों है? मोमो कहती है दादी ने मुझे बताया था मरे हुए लोग अपने आप को फ्रेश वाटर क्रैब्स में बदल लेते हैं, जिससे वो रिवर को क्रॉस करके आफ्टर लाइफ में पहुंच सके। क्रैब उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन मोमो ओकारुन की कर्स पावर एक्टिवेट करके बच जाती है। टर्बो ग्रैनी कहती है मुझसे बिना पूछे मेरी पावर्स का यूज मत करो। तभी ओकारुन मोमो से कहता है आप बहुत हैवी हो, इसलिए मैं आगे का कर्व नहीं ले पाऊंगा। और ओकारुन बैरियर तोड़कर नीचे गिरने लगता है और जैसे तैसे करके वो दोनों बच जाते हैं। तभी वो क्रैब भी वहाँ आ जाता है। वो दोनों भागकर एक कैफे के अंदर घुसते हैं, लेकिन वो क्रैब उधर भी आ जाता है और कैफे में तबाही मचाने लगता है। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को क्रैब नहीं दिखता, बस तोड़फोड़ दिखती है। ओकारुन नॉर्मल होकर कहता है कि हम तो पानी के अंदर हैं। ओकारुन मोमो से कहता है क्रैब्स पानी के अंदर और घातक होते हैं। मोमो कहती है ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि हॉट स्प्रिंग है। मोमो क्रैब के ऊपर लगे पाइप को तोड़ देती है, जिससे सारा हॉट स्प्रिंग का पानी क्रैब के ऊपर गिरता है और वो ढीला पड़ जाता है। मोमो ओकारुन से कहती है जब क्रैब्स बॉईल होते हैं तो उनका मीट टाइट हो जाता है और वो हैवी हो जाते हैं। ओकारुन कहता है ये क्रैब तो रुक गया। फिर वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि उनके आगे से ढेर सारी स्पिरिट्स भागते हुए आ रही हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है अब तुम दोनों नहीं बच पाओगे। शोनो सिटी के एज में एक बड़ा कब्रिस्तान है, मैंने वहाँ की स्पिरिट्स से हेल्प मांगी है और हम तुम्हें शोनो सिटी से बाहर नहीं जाने देंगे। तभी वहाँ क्रैब भी आ जाता है। मोमो ओकारुन को दोबारा ट्रांसफॉर्म कर देती है। टर्बो ग्रैनी कहती है ये लड़का सिर्फ 2 बार ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अगली बार इसकी बॉडी मूव नहीं करेगी। जिसके बाद ओकारुन फुल स्पीड में स्पिरिट्स के बीच में से निकलता है और मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारुन को कर्व लेने में हेल्प करती है। तभी उनके आगे क्रैब आ जाता है। मोमो उसके ऊपर कार उठाकर फेंकती है, फिर ओकारुन उसके ऊपर चढ़कर जंप मारता है। मोमो अपनी साइकिक पावर से टावर को पकड़कर अपनी डायरेक्शन शोनो सिटी से बाहर जाने की तरफ कर देती है। मोमो देखती है ओकारुन नॉर्मल हो गया और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। मोमो साइकिक पावर का यूज करके हाथों का पैराशूट बना देती है और ओकारुन को ट्रांसफॉर्म करती है, जिससे उनकी सेफ लैंडिंग होती है। ओकारुन कहता है मेरी लिमिट अब पूरी हो चुकी है। मोमो कहती है खड़े हो जाओ, बस थोड़ा सा और आगे जाना है। तभी वो देखती है कि उसने टर्बो ग्रैनी को छोड़ दिया। टर्बो ग्रैनी एकदम से आकर उन दोनों में लात मारती है और फिर लोकेशन बाउंड स्पिरिट के साथ फ्यूज हो जाती है। टर्बो ग्रैनी उनसे पूछती है अब तुम्हें कितना टाइम चाहिए, 10 मिनट या 20 मिनट? मोमो कहती है मुझे बस 1 सेकंड चाहिए। फिर जैसे ही ट्रेन आती है मोमो अपनी साइकिक पावर से उसे पकड़ लेती है और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। मोमो कहती है टर्बो ग्रैनी को 100 किलो ग्रैनी कहा जाता है और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, इसलिए ये हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी उछलकर ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है। टर्बो ग्रैनी कहती है कर्व के टाइम पर ट्रेन अपनी स्पीड कम कर लेती है, लेकिन मैं हमेशा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती हूँ। मोमो कहती है दादी ने सही कहा था, अगर मैं तुम्हें ताने मारूं तो तुम मेरे जाल में हमेशा फंसोगी। तभी हम देखते हैं मोमो की दादी ने कामिगो सिटी के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही बैरियर बना रखा है। वहीं ट्रेन के ऊपर मोमो टर्बो ग्रैनी को अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेती है और जैसे ही कामिगो सिटी स्टार्ट होती है वैसे ही एक ब्लास्ट होता है और उस क्रैब के अंदर से ढेर सारी लड़कियों की स्पिरिट्स निकलती है। जिसके बाद मोमो ओकारुन को लेकर स्टेशन पर उतर जाती है और टर्बो ग्रैनी राख बन जाती है। मोमो की दादी मोमो से कहती है मैं नहीं चाहती थी कि टर्बो ग्रैनी का अंत इतना बुरा हो। ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हारी एज की लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके उन्हें टुकड़ों में काटकर यहाँ फेंक दिया जाता था।
मेरे जैसे स्पिरिट मीडियम बहुत टाइम से टर्बो ग्रैनी को ढूंढते आ रहे हैं और ग्रैनी हर बार वहां मिलती थी जहां लड़कियों की स्पिरिट्स के साथ बहुत बुरा हुआ था। वो वहां जाकर उनकी स्पिरिट्स को तसल्ली देती थी, लेकिन मरे हुए को जिंदा लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही जिंदा लोगों को मरे हुए को परेशान करना चाहिए। ये एक बेसिक रूल है दोनों साइड के लिए। लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम दोनों जिंदा हो। जिसके बाद घर जाकर मोमो और उसकी दादी क्रैब खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। ओकारुन क्रैब देखकर कहता है मुझे भूख नहीं है। तभी मोमो और उसकी दादी ओकारुन की प्लेट से क्रैब उठा लेते हैं। मोमो कहती है तुम कितने बेवकूफ हो जो तुम खाना नहीं खा रहे। ओकारुन कहता है अभी अभी जो हमारे साथ हुआ है तुम लोग उसके बाद क्रैब कैसे खा सकते हो। जिसके बाद ओकारुन अपने घर के लिए निकलता है। मोमो उसे कहती है कल मिलते हैं। ओकारुन कहता है बिल्कुल। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर इस एनीमे के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले। सायोनारा।